हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक पर मैं एक फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। यह इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और फर्स्ट वीडियो हमने अलैंगिक जनन के बारे में समझा था। लैंगिक जनन की भी 3 विधियाँ होती हैं और इस पार्ट में हम लोग इसकी एक विधि होती है जिसे संयुग्मन विधि कहते हैं या कॉन्जुगेशन कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यह वीडियो ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए एवं बीएससी एमएससी क्लास 11 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंगिक जनन, सेक्स और रिप्रोडक्शन। पहले यह विचारधारा थी, वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाणु में लैंगिक जनन नहीं होता है। उनका मानना था कि जीवाणु में ओनली अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, क्योंकि पहले जीवाणु का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं किया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया उसके बाद वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जीवाणु का अध्ययन किया, तो उससे उनको पता चला कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन भी होता है। इस जनन को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक लैडरवर और टैटम थे, जिन्होंने सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में पता लगाया। लैंगिक जनन में मुख्य लक्षण क्या होता है कि इसमें आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना। इसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान विचारधारा के अनुसार जीवाणु में 3 प्रकार से जनन होता है। फर्स्ट होता है संयुग्मन द्वारा, जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। सेकंड होता है रूपांतरण द्वारा, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड होता है पराक्रम द्वारा, जिसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। संयुग्मन द्वारा कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। ये जो कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन है कई बैक्टीरियाज में पाया जाता है, लेकिन इसकी स्टडी के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को चुना गया। इसमें क्या होता है कि जीवाणु की जो कोशिका के 2 संगम प्रारूप लिए जाते हैं। वो संगम प्रारूप क्या होते हैं? संगम होता है उनका मेल कराने के लिए प्रारूप होते हैं, 2 टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे कि मेल टाइप, फीमेल टाइप। ये दोनों प्रारूप हेप्लॉयड होते हैं। इनमें से एक जो प्रारूप होता है वो दाता कोश का होती है, जिसे मेल टाइप कहते हैं, डोनर कहते हैं, डोनर सेल कहते हैं। और दूसरी होती है ग्राही कोश का, इसे रेसिपिएंट सेल कहते हैं, फीमेल टाइप कहते हैं। जब दोनों विपरीत प्रारूप या अपोजिट जो टाइप हैं एक दूसरे के निकट आते हैं, तो दाता कोशिका का जो सेक्स पिली है उस सेक्स पिली की हेल्प से ग्राही कोशिका से जुड़ जाते हैं। सेक्स पिली के बारे में मैंने वेक्टर सेल में जब पढ़ाया हुआ है। दोनों जो प्रारूपों का संलयन जिस बिंदु पर होता है, दोनों जो टाइप हैं जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। जिससे क्या होता है, इस ट्यूब के द्वारा क्या होता है कि जो दाता कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है वो ग्राही कोशिका में चला जाता है। दाता कोशिका होती है, इसे गुणसूत्र में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है जिसको वो कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, यह जब कारक दाता कोशिका ग्राही कोशिका में जाता है तो जो ग्राही कोशिका है वो एफ फैक्टर में चेंज हो जाती है। लेकिन संयुग्मन से पूर्व ही क्या होता है कि दाता कोशिका जो होती है वो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। मतलब होता है अपने जैसी एक और कॉपी बनाना, डुप्लीकेट डीएनए बनाना, जिससे क्या है, इसे हम डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब डुप्लीकेट क्रोमोसोम एफ फैक्टर के पास आता है तो वो टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, दाता कोशिका ग्राही कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है उसमें 110 मिनट हो लगते हैं। 110 मिनट में पूरी होती है। इसी प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये प्रक्रिया एटमॉस्फेयर में इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि इतना इनको टाइम मिले और इतने टाइम में एटमॉस्फेयर एक जैसा रहे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो ये बीच में ही रुक जाती है, जिससे क्या होता है, जो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जिसमें जो एफ फैक्टर पाया जाता है वो वाला भाग ग्राही कोशिका में नहीं जा पाता है या सबसे बाद में जाता है। और जिससे क्या होता है, ये प्रक्रिया कम समय तक ही चलती है और बीच में ही रुक जाती है। जिससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नवनिर्मित जो नई आनुवंशिक संकर जो जेनेटिक हाइब्रिड बनता है वह आंशिक रूप से ही द्विगुणित हो पाता है। मतलब पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा सा ही द्विगुणित हो पाता है। फिर क्या होता है, प्राय द्विगुणित के एफ फैक्टर के स्थान से पूर्वी संयुग्मन रुक जाता है, अतः दाता कोशिका सदैव नर प्रारूप के रूप में कार्य करती है। क्या होता है, जो एफ फैक्टर है वो दाता कोशिका में ही रह जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस बीच में रुक चुकी होती है। जिससे क्या होता है, जो दाता कोशिका हमेशा मेल टाइप के रूप में ही कार्य करती है, क्योंकि उसमें एफ फैक्टर पाया जाता है।
एफ फैक्टर की वजह से ही ग्राही कोशिका और दाता कोशिका में अंतर था कि जो दाता कोशिका होती है उसमें एफ फैक्टर पाया जाता है, जो ग्राही कोशिका होती है उसमें एफ फैक्टर नहीं पाया जाता। जिससे क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट सेल होती है, जो ग्राही कोशिका होती है, जो दूसरी बनी हुई जो सेल होती है, उस वो भी कुछ समय के बाद अपने उस गुणसूत्र को छोड़ देती है। जो गुणसूत्रों से दाता कोशिका से मिला होता है उसको छोड़ देती है, जिससे वो द्वारा से अगुणित हो जाती है, मतलब द्वारा से वो हिप्लॉयड बन जाती है। और यह इस प्रकार ग्राही कोशिका का द्विगुणित प्रकृति केवल अल्प समय के लिए होती है। इससे क्या होता है, जो ग्राही कोशिका होती है उसकी जो डुप्लीकेट जो डीएनए वाली प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है। अब हम लोग इस प्रोसेस को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसमें क्या है, जो फर्स्ट जो सर्कल है जो मैंने बनाई, ये दाता कोशिका है, ये दूसरा ये ग्राही कोशिका है। इसमें बीच में ये सेक्स पिली पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये आपस में कनेक्ट होती हैं। फिर क्या होता है सेकंड पॉइंट पे कि जो दाता कोशिका होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अपने जैसा एक डीएनए बनाती है। फिर उसमें क्या होता है कि जी सेकंड वाली कोशिका में कनेक्ट हो चुके होते हैं। फिर डीएनए जो डुप्लीकेट डीएनए होता है उस पर एक एफ फैक्टर होता है। जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो एफ फैक्टर दाता कोशिका में ही रह जाता है और प्रोसेस बीच में ही रुक जाती है। जिससे क्या होता है, कुछ समय के लिए ग्राही कोशिका डिप्लॉयड होती है, बाद में वो उस डीएनए को छोड़ देती है, जिसके बाद वो सिंगल हैप्लॉयड सेल हैप्लॉयड के रूप में ही कार्य करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।